देश में भी कोरोना से ही लोग जूझ रहे थे कि फंगस ने और दस्तक दे दी है, जो कि एक परेशानी का विषय बन गया है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर खास मेहमान हैं डॉक्टर सुशीला कटारिया जी, जो कि मेदांता अस्पताल में सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। नमस्कार तरुण शर्मा जी, धन्यवाद। मैम, अभी तो कोरोना महामारी के ही कहर से लोग जूझ रहे थे, अचानक ये फंगस ने दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस। क्या होता है ये फंगस? देखो, फंगस का मतलब होता है फफूंद, तो इसको हम कह रहे हैं डबल ट्रबल। पहले तो कोविड-19 और उससे रिकवर कर रहे पेशेंट जो अभी अपना स्वास्थ्य पूरी तरह से गेन भी नहीं कर पाए थे, उनमें से कुछ पेशेंट्स को ये फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इनमें म्यूकोरमाइकोसिस होता है, जिसको अभी निकनेम दिया गया है ब्लैक फंगस का। तो यूजुअली जो फंगस है वो हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ होते हैं। आपके डस्ट में होते हैं, सरफेस पे होते हैं, हवा में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं। मोस्टली फंगस हमें तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते, जब तक कि हमारी इम्यूनिटी बहुत लो नहीं हो जाती। तो फंगस इन्फेक्शन सरफेस होने का कारण यही है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है। इम्यूनिटी लो होने के कई कारण होते हैं। हम लोग फंगस के केसेस पहले भी देखते आ रहे थे जब कोविड-19 नहीं था, लेकिन बहुत कम था। जैसे म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में होते थे, कभी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में या क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट में। पर आप लगा सकते हैं कि मैं अपने मेडिकल प्रैक्टिस में यूजुअली 2 पेशेंट्स 1 महीने में देखती थी और कभी-कभी उससे भी कम। लेकिन आजकल हम 2-3 केस रोज के देख रहे हैं। इसका जो संख्या है वो ऐसे बढ़ गई है, इस टाइम ज़्यादा हो गई है। इसके कारण मेनली यही है कि एक तो इन्फेक्शन के कारण इंसान ठीक से खा पी नहीं पाता और वायरस भी इम्यूनिटी को लो करता है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, कई बार स्टेरॉइड दिए जाते हैं उनका जीवन बचाने के लिए। अब स्टेरॉइड से शुगर बढ़ जाती है, शुगर का अगर कंट्रोल ठीक से नहीं किया जाता तो शरीर में एसिडोसिस हो जाता है, जिसको कीटो एसिडोसिस कहते हैं। या कई बार अपरेंट कीटो एसिडोसिस भी ना हो तो इम्यूनिटी कम होने के कारण ये फंगस, जो कि एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ये बॉडी में घर कर जाता है। आपके मेनली ये इनहेलेशनल रूट से जाता है, तो सबसे पहले नाक में, साइनस में जाता है। वहां पर अगर इसने आपकी म्यूकोजा को इन्वेड कर दिया तो वो आंख में या ब्रेन में भी जा सकता है। साधारणतः इसी हिस्से में होता है। कभी कभी जो ये फंगस है लंग्स में भी हो सकता है, जिसको पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। बहुत रेयरली लिवर या किडनी में भी हो सकता है। दूसरी तरफ जो कैंडिडा है, जिसको हम व्हाइट फंगस के नाम से कहते हैं, यूजुअली कैंडिडा हमारे मुंह का नॉर्मल फ्लोरा होता है। हम सब के, आपके मेरे मुंह में कैंडिडा है, पर वो भी हमें तंग नहीं करता जब तक हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक नहीं होती। क्योंकि एंटीबायोटिक्स का कई बार रैशनल या इरेशनल यूज होता है, तो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इम्यूनिटी वीक है, फंगस को मल्टीप्लाई होने का समय मिल जाता है, तो उससे कैंडिडीमिया या ब्लड में कैंडिडा इन्फेक्शन का होना का खतरा रहता है। तो इस तरह की मसले होते हैं। हाँ, इनकी मैडम पहचान कैसे होगी? कुछ आप बताना चाहे, किसको फंगस हुआ है या नहीं हुआ, इसकी पहचान क्या है? मरीज को क्या दिखेगी मुझे फंगस हुआ है? फंगस इन्फेक्शन में जो टाइमली डायग्नोसिस है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि उसका आउटकम कैसा होगा। मतलब जल्दी डिटेक्ट होंगे तो सही इलाज हो जाएगा, लेट डिटेक्ट होंगे तो जान पे बन पाएगी। पहले हम बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस की ही, क्योंकि सबसे कॉमनेस्ट वही है। म्यूकोरमाइकोसिस, जैसा मैंने कहा, सबसे कॉमन राइनो, साइनस, ऑर्बिटल और ब्रेन में होता है। तो नाक में होगा तो नाक में काले क्रस्ट बनना, नाक एक तरफ से बंद हो जाना, कभी कभी ब्लीडिंग होना या नाक में दर्द होना। उसके बाद वो वहां से साइनस में जाता है, तो साइनस में चीक एरिया में स्वेलिंग आ जाना। कभी कभी क्योंकि हमारा जबड़े, जो साइनस ऊपर वाले जो दांत हैं वो साइनस की तरफ होते हैं, तो दांतों में दर्द हो जाना या किसी दांत का लूज हो जाना, या कहीं पर एक ब्लैक, जैसे वो कहते हैं ना, स्कार जैसा ब्लैक ब्लैक निशान आ जाना मुंह के अंदर, तालू के ऊपर या यहाँ चीक एरिया में। फिर यहाँ पे सेंसेशन कम होना, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद जब ये आंख में जाएगा तो आंख में डबल विजन होना, दिखाई ना देना, विजन एकदम से चले जाना, या पलक का नीचे की तरफ हो जाना, आंख का सूज जाना। उसके आगे जब ये ब्रेन में जाता है तो शरीर के कुछ हिस्सों में वीकनेस आ जाना, स्ट्रोक जैसी स्थिति हो जाना, ये हो सकता है। तो ये कॉमन कारण है। अगर ये लंग्स में होगा तो खांसी और बलगम बने रहना, बुखार तेज आना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हर काला निशान फेस पर म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस नहीं होता, लेकिन फिर भी
जो मैंने बातें बताई हैं उनकी तरफ सजग रहें पेशेंट्स, और जैसे ही पता चले अपने फिजिशियन से, डेंटल सर्जन से या ईएनटी स्पेशलिस्ट से या आई स्पेशलिस्ट से तुरंत वो कंसल्ट करें। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो नहीं होगा, हो सकता है आपने ओवर रिएक्ट करके जल्दी कंसल्ट कर लिया, पर उसका कोई नुकसान नहीं है, डिले करने का नुकसान ज्यादा हो सकता है। यानी अगर ये समय पे इसका इलाज हो जाए, समय पे पल जाए, तो ये ज्यादा खतरा नहीं देता, अगर देरी होगी तो खतरा है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना चाहते हैं हम कि जितना जल्दी करेंगे वो सर्जरी और कुछ दवाइयों के द्वारा इसका 100% इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर ये इन्वेड कर जाता है आंख में, तो रोशनी जा सकती है, आंख जा सकती है, और ब्रेन में जाने के बाद इसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपने भी जिक्र किया था डायबिटिक पेशेंटों का, क्या डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको ज्यादा खतरा है इस फंगस से, या उन्हें ज्यादा होने की संभावना रहती है? बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने उठाया। हाँ, डायबिटीज जो है आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर उभर कर आ रहा है जितने भी कोविड के पेशेंट हम देख रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि हर एक डायबिटिक पेशेंट को डरने की जरूरत है कि मुझे ब्लैक फंगस हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों की बेसलाइन शुगर कंट्रोल नहीं है, पहले ही जिनके HbA1c हाई चल रहे हैं 9.5 10 इस तरीके से, या जो स्टीरॉयड के समय इंसुलिन वगैरह लेने से कतराए, या उनको जिनको इंसुलिन प्रेस्क्राइब नहीं हुआ जिस वजह से शुगर बहुत हाई चले गए, उन लोगों को डेफिनेटली खतरा है। हर डायबिटिक पेशेंट को डरने की जरूरत नहीं है, हर डायबिटिक पेशेंट को ये नहीं घबराना कि मुझे तो होगा ही होगा और उस डर के मारे ही उसकी जान सुखी रहे। लेकिन हाँ, जितना आपका शुगर कंट्रोल बेहतर होगा उतने ही चांसेस कम होंगे। ये महत्वपूर्ण आपने बात की, क्योंकि इसको लेकर काफी अफवाह भी थी और लोगों में एक डर भी था, उस डर को आपने क्लियर किया। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, डायबिटिक पेशेंट हो गए, उसके अलावा और किन पेशेंटों में, या कोई पहले से बीमारी से जूझ रहे हैं, किनको हो सकता है, या फिर जिसको कोविड हुआ है उसे ही ब्लैक ये फंगस होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ कोविड के पेशेंट्स तक सीमित है। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नई बीमारी है। इसकी चर्चा हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके केसेस पहले के कंपैरिजन में बढ़ गए हैं। तो इसमें जो लोगों को किडनी की प्रॉब्लम, जिसकी भी इम्यूनिटी वीक है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, डायलिसिस पे हैं या नहीं हैं, HIV के पेशेंट हैं, या किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, जिनका किसी भी दवाई के कारण या रेडिएशन के कारण, कीमोथेरेपी के कारण जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, ये सब लोग ऐसे हैं जिनको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, एक चीज और मैं पढ़ भी रहा था और देखा भी गया है कि जिन लोगों ने स्टेरॉइड की मात्रा ज्यादा ली है या स्टेरॉइड खाए हैं, उनको भी एक चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में मतलब क्या समझा जाए कि स्टेरॉइड खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए? देखिए, स्टीरॉयड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है, और आप जानेंगे जितनी भी दवाइयां कोविड-19 के लिए शुरुआत में आई थी, रेमडेसिविर हो, चाहे टोसिलिजुमैब हो, चाहे फेविपिराविर हो, HCQS हो, डॉक्सीसाइक्लिन हो या आइवरमेक्टिन हो, ये दवाइयां क्लियर कट बेनिफिट नहीं दिखा पाई मौत को रोकने में या मोर्टेलिटी को रोकने में। स्टीरॉयड एक ऐसी दवाई है जिन्होंने मोर्टेलिटी बेनिफिट दिया और इन्होंने हजारों हजार लोगों की जान बचाई। सो हम स्टीरॉयड को टोटली नेगेट नहीं कर सकते, बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि नहीं देना चाहिए। ये देना चाहिए, जहां जरूरी है वहां जरूर देना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी दवाई है जो जान बचा सकती है। पर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं ना कि दवा और जहर में मात्रा का फर्क होता है, और वो मात्रा हर एक की अपनी होती है। किसी पेशेंट को X अमाउंट चाहिए, किसी को 2X अमाउंट चाहिए, किसी को 3X अमाउंट चाहिए। कुछ मोटे रूल अगर मैं बताऊं स्टीरॉयड और कोविड के बारे में, तो पहले सप्ताह में स्टेरॉइड्स ना लें। जिन लोगों को दूसरे सप्ताह में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है या हाई ग्रेड फीवर नहीं चल रहा है, उनको भी स्टीरॉयड की जरूरत नहीं है। तो स्टीरॉयड की जरूरत किनको है? या तो जिसकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है, जिसके CT स्कैन में सिग्निफिकेंट न्यूमोनिया आ रहा है, या हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी बुखार नहीं उतर रहा है, ऐसे लोगों को स्टीरॉयड की जरूरत होती है। और जैसे जैसे आपके CRP नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीजन नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, उस समय पे इनको टेपर करके बंद करने की जरूरत होती है, जो डॉक्टर की सलाह से करनी चाहिए। अब स्टीरॉयड चाहे किसी भी यूज के लिए किए जाएं, शुगर बढ़ाना उनका स्वाभाविक स्वरूप है। अब कुछ पेशेंट्स जिनको या तो शुगर है, या तो वो प्री डायबिटीज थे, या तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, उनको शुगर ज्यादा बढ़ेगी। तो पहला काम करें कि मॉनिटर करें। अगर हमने मॉनिटर किया तो हमें देखेंगे कि शुगर हाई है, हाई होगा तो फिर हम उसके लिए कोई एक्शन लेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे
डॉक्टर आपको शॉर्ट टर्म पे इंसुलिन लेने की सलाह देते हैं तो पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए। इंसुलिन भी एक दवा है, ऐसा नहीं है, कोई सजा नहीं है कि आपको इंसुलिन दिया जा रहा है तो आप परमानेंटली इस पे डिपेंडेंट हो गए या अब तो आपको कुछ और हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो स्टीरॉयड लें, शुगर का कंट्रोल करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और स्टीरॉयड तभी लें जब डॉक्टर आपको सलाह दें। और डॉक्टरों से मेरा अनुरोध है कि पेशेंट को स्टीरॉयड देने से पहले अपने दिमाग में उसके नुकसान और फायदे सोचें और उसके बाद उसकी प्रिस्क्रिप्शन बनाएं। बहुत बेहद महत्वपूर्ण आपने ये जानकारी दी। स्टेरॉइड को लेकर भी थोड़ी सी अफवाहें थी, गलतफहमियां थी, वो आपने दूर की। अब ऐसे में जो लोग घर पर अपना इलाज कर रहे हैं, क्या कुछ वो खाए पिए, कुछ डॉक्टर सुशीला जी बताना चाहें जिससे उनकी इम्यूनिटी भी मजबूत हो? जी, सो मोस्टली जो पेशेंट हैं कोविड-19 के, आप मानिए 80% पेशेंट तो घर पे ही ठीक हो जाएंगे। जो माइल्ड डिजीज के पेशेंट्स हैं वो क्या करें? वो माइल्ड डिजीज के पेशेंट्स को सिम्टम के आधार पे ट्रीटमेंट लेना है। अपना बुखार वगैरह की दवाई ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि अगर खाना आपका अच्छा है तो दवाई भी आप पे अच्छा ही असर करेगी। तो ऐसी अवस्था में होम कुक्ड खाना लें, बाहर का खाना ना लें, कहीं उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। दूसरा, रूटीन में जो खाते हैं, एक घर से दूसरे घर का खाना थोड़ा भिन्न होता है। ये हमारी वैरायटी है थ्रू आउट दी कंट्री की हम भिन्न भिन्न खाना खाते हैं। पर रूटीन में जो हम खाना खाते हैं, जो बेसिक यही है कि उसमें आपके फल भी हों, उसमें सलाद भी हो, सब्जियां भी हों, दालें भी हों, दूध भी हों। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो अंडा, चिकन, फिश जो भी खाना खाते हैं वो ले सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा उसमें सही होनी चाहिए, पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, मिर्च मसाले थोड़े मध्यम होने चाहिए। और साथ में कुछ चीजें हैं जैसे अपना तुलसी है, हल्दी है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हर घर में हम हमेशा से यूज करते आए हैं। इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा खाने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप बाजार से महंगी चीजें मंगवाएंगे या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, तेलों को इस्तेमाल करेंगे तभी होगा। जो हमारे परिवेश में, जो हमारे आसपास के हिस्से में जो उगता है, वो हमारे तन के लिए सबसे अच्छा भोजन होता है। तो लोकली जो फ्रूट्स उगते हैं, जो अन्न है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, काला चना है, राजमा है, सफेद चना है, इस तरह की चीजें खाएंगे तो ठीक रहेंगे। एक आखिरी सवाल, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला है। जब से फंगस की बात हुई है, डायबिटिक पेशेंटों में खासकर डर का माहौल है। अफवाहें काफी बाजारों में या सोशल मीडिया पर है कि डायबिटिक पेशेंट है तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगी ऐसे लोगों को पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के माध्यम से? सभी लोगों को आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोविड-19 की जो सेकंड वेव है, जो पेंडेमिक है, वो अब घट रही है, ये एक अच्छी बात है। इसके साथ में ये जो डबल ट्रबल लेके आया है फंगस इन्फेक्शन का, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी अगले 1 महीने में कंट्रोल में आ जाएगा। और इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जिस तरह हमने पहली और दूसरी वेव के बीच में लापरवाही बरती, हम आगे नहीं बरतेंगे। चाहे कोविड-19 हो या कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, हम सजग रहेंगे, हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हाथ धोएंगे। जो डायबिटिक मरीज हैं, हाइपरटेंसिव मरीज हैं या किसी भी तरह की क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हैं, अपनी बेसिक बीमारी का कंट्रोल अच्छा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, तो जैसे ही आपको वैक्सीनेशन पहली अवस्था में उपलब्ध हो, अपना वैक्सीनेशन करवाएं और बिल्कुल भी डरे नहीं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुशीला कटारिया जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर सुशीला कटारिया जी को कि उन्होंने किस तरह बताया कि क्या क्या खान पान रखना चाहिए और किसी भी बीमारी, खासकर फंगस से डरे नहीं। धन्यवाद बहुत बहुत।